वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा और हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या सब पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा, उसे रिकॉल करते हैं। फिर इस वीडियो का बात करेंगे। फिर इस वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो का एजेंडा मैं पहले बता दूँ, बाद में अपना रूटीन फॉलो करेंगे अपन। पहले हम लोग जो हमारा कंटिन्यूस था उसे कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग किसे कंप्लीट करने वाले हैं? रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, जो हमारा लास्ट का वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था जो, और उसे अभी कंप्लीट करने वाला हूँ। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस को सबसे पहले अभी कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग की। हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग, की। उसके बाद टॉपिक हमारा क्या रहेगा? सीम वेल्डिंग। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ टॉपिक रहेगा। सो वीडियो तक लास्ट में बने रहे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे इस सारे चीज़ से पहले हम लोग क्या जानने वाले हैं? पिछले लेक्चर्स में हमने क्या कवर किया उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए, फिर जाके इस लेक्चर में ध्यान बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है वो हम लोग लास्ट में पिछले लेक्चर्स में देखे थे। अगर आपने नहीं देखा है वो वाली वीडियो, लास्ट वीडियो, तो पहले जाके लास्ट वीडियो को एक बार अच्छे से रिवाइज करें या फिर देखें स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फिर जाके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन गैस। इसके बाद हम लोग देखे थे, इन दोनों में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, इसमें हम लोगों ने देखा था न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम। ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसके बाद हम लोग बात किए थे लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस वेल्डिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस वेल्डिंग की हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिए थे। और लास्ट में हमने देखा था, लास्ट पार्ट हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर चुके थे। उससे सबसे पहले अभी रिकॉल करेंगे। 2-3 पॉइंट हमने लिख भी लिया था, समझ भी लिया था। तो और अच्छे से और डीप में और अभी जानेंगे इस वीडियो में। तो टॉपिक सब हेडिंग जो हमारे डाले थे वही डाला रहेगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस में मैंने बताया था ये प्रोसेस हीट एंड प्रेशर का यूज करके, रिक्वायर्ड हीट कहाँ से आता है? हाई एम्पियर करंट
और प्रेशर कहाँ से आता है? एक्सटर्नली प्रेशर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हीट कहाँ से आता है? करंट हम लोग को पास कराया जाता है, हाई एम्पियर करंट हम लोग पास करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अगर बात करें तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। तो इसमें मैंने दो बातें बताई थी। प्रेशर हम लोग अप्लाइड करते हैं एक्सटर्नली, और जो हमारा हीट एंड प्रेशर की वजह से ये वेल्डिंग होता है। बोथ इसमें हीट और प्रेशर, बोथ हीट एंड प्रेशर का यूज किया जाता है। बोथ है हीट एंड प्रेशर का यूज किया जाता है। हीट कहाँ से आता है? हमें हीट कहाँ से जनरेट करते हैं? बाय पासिंग हाई एम्पियर ऑफ करंट इनटू द वर्कपीस थ्रू इलेक्ट्रोड। हीट कहाँ से हमें जनरेट होता है? बाय पासिंग हाई एम्पियर करंट इनटू हाई एम्पियर करंट into the workpiece through electrodes यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमने देखा था प्रेशर का क्या यूज होता है? Pressure is applied externally on the workpiece। प्रेशर को हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं वर्क पीस पे। और एक और मैंने पॉइंट लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेशर हमेशा वेरी करते रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। प्रेशर वेरीड थ्रू आउट द वेल्ड साइकिल। इट वेरीड थ्रू आउट द वेल्ड साइकिल। यहाँ तक सभी को क्लियर? ऑलमोस्ट सारे पॉइंट ओके। चलिए, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब एक और पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, उससे पहले नोट डाउन करते हैं, फिर आगे का जानेंगे। जो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है, अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द प्रोसेस इज वेरी लो। यहाँ पे लिखिए, द ओवरऑल रेजिस्टेंस in the process is very low। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है? बहुत कम है प्रोसेस में। देयरफॉर हाई एम्पियर करंट अप टू हाई एम्पियर करंट अप टू lakhs of ampere is required। ठीक है, यहाँ तक सारा बात क्लियर हो गया।
ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द प्रोसेस क्या है हमारा, यहाँ तक सभी को समझ में आया? अगर आप लोग को कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ, हर एक वीडियो में ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि बिंदास आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसका आपका जो भी सजेशन रहेगा उस पर ध्यान दिया जाएगा। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है या फिर कोई टॉपिक मिस हो रहा है मेरे से, या कोई न्यू टॉपिक आप लोग को पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में डालिए आप लोग, तो मैं वो टॉपिक लेके आ जाऊंगा। बट कमेंट पढ़ाई से रिलेटेड और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं पढ़ाया जा रहा है वेल्डिंग थर्मल, आप पूछ रहे हैं कोई और सब्जेक्ट, ठीक है, आप कोई और सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो वो कमेंट में डालिए। बट अब वहाँ का डॉट वगैरह आपको जो वो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, जो भी वो सब्जेक्ट, उनसे आप पूछ सकते हैं, स्पेशली उनको हायर किया गया है उन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, और घबराने की बात नहीं है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, क्या होगा, कितना हम लोग पढ़ाएंगे, क्या हम लोग छोड़ रहे हैं, नहीं। एक एक पॉइंट में अपने जितना हमें नॉलेज है और एक्सपीरियंस है आज तक गेट का पढ़ाने का, या फिर जो भी नॉलेज है मैं सारा कुछ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। एक एक पॉइंट हम लोग शेयर कर रहे हैं, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, और बस आप लोगों का क्या है, इनको टाइम देना है, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करिए, वीडियो को देखिए। अगर वीडियो थोड़ा भी इनपुट आपके लिए दे रहा हो, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जो इस टाइप के कंटेंट्स आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस प्रोसेस में कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा, इसे रब करिए। इस प्रोसेस में हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि हम लोग दो चीज़ का मदद ले रहे हैं, हीट और प्रेशर की। तो हीट जनरेट कैसे हो रहा है मैंने ये बता दिया, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। और हीट जनरेशन का वैल्यू कितना होता है वो उस पर अभी बात कर लेते हैं। और इस पे देखिए ये बहुत ही इजी है हीट जनरेशन, बट इस पे गेट पे क्वेश्चन आ जाता है हीट जनरेशन पे। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या बता रहा था, हीट जनरेटेड इक्वल टू क्या होता है, कितना वैल्यू होता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एच इसमें क्या है हमारे पास, हीट जनरेटेड इन जूल्स, हीट generated in joules, I is equal to current in ampere, R क्या है, रेजिस्टेंस इन ओम्स, रेजिस्टेंस इन ओम्स, एंड टी क्या हमारे पास यहाँ पे है, ये नोट डाउन करिएगा हर एक पॉइंट। टी क्या है हमारे पास यहाँ पे, टाइम्स ऑफ करंट फ्लो इन सेकेंड्स, टाइम्स ऑफ करंट फ्लो इन सेकेंड्स। यहाँ तक क्लियर सभी को।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर ऑलमोस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए एक चीज और हम लोग यहाँ पे अब हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस की। ठीक है, तो डालिए सब हेडिंग, नोट पॉइंट डाल के एडवांटेज एडवांटेज डालिए। पहला एडवांटेज, ये जो हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है वो बहुत ही रैपिड प्रोसेस होता है जनरली में। और दूसरा बिग एडवांटेज क्या है, ये फुल ऑटोमेटिक प्रोसेस या फिर फुल ऑटोमेशन इसमें पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज दे देता है दूसरे वेल्डिंग मेथड से काफ़ी आगे लाके इसे रख देता है इस प्रोसेस को। तो पहला क्या है हमारे पास, द प्रोसेस इज वेरी रैपिड एंड फुल ऑटोमेशन इज पॉसिबल। पहला एडवांटेज क्या है हमारे पास, द प्रोसेस इज वेरी रैपिड and full automation is possible and full automation is possible। यहाँ तक क्लियर। प्रोसेस हमारे पास क्या है, द प्रोसेस इज वेरी रैपिड एंड फुल ऑटोमेशन इज पॉसिबल। यहाँ तक क्लियर। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे बात करेंगे दूसरा एडवांटेज की, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग को फिलर मटेरियल, फ्लक्स, सील्डेड गैस वगैरह की कुछ का भी झोल वगैरह नहीं है, कुछ भी यूज में नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिलर मेटल, देयर इज नो requirement of filler metal, flux और shielding gas। यहाँ तक क्लियर। ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज हमारे पास क्या है, जो इस प्रोसेस से हम लोग कोई भी डिसिमिलर मेटल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है हमारे पास, थर्ड एडवांटेज,
dissimilar metal can also be joined. Dissimilar metal can also be joined. यहाँ तक सभी बात क्लियर हो गया हमारे पास। एडवांटेज हमारे पास ये सब एडवांटेज आ चुके हैं। इसके बाद बात करें तो लिमिटेशंस की। इसके बाद बात करें लिमिटेशंस की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सब हेडिंग नोट पॉइंट डाल के ये सब लिखिए। ये सब नोट पॉइंट डाल के लिखना है। लिमिटेशंस द इनिशियल सेटअप कॉस्ट इज वेरी हाई। सबसे पहला इसका लिमिटेशंस, और काफ़ी बड़ा लिमिटेशंस होता है कॉस्ट के लिए। किसी भी वेल्डर के लिए नॉर्मली बिलो मिडिलिंग मानिए, उसके लिए इनिशियल सेटअप कॉस्ट मायने रखता है। और इस प्रोसेस में इनिशियल के सेटअप कॉस्ट जो है सो काफ़ी ज़्यादा है। द इनिशियल सेटअप कॉस्ट इज वेरी हाई। द initial setup cost is very high. The initial setup cost is very high. Second, the initial setup cost is very high. Second, in most of the resistance welding process, ये जो ज़्यादातर रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें, टाइप ऑफ जॉइंट जो होता है सो लिमिटेड टू लैप कन्फिग्रेशन, लैप जॉइंट कन्फिग्रेशन। ये भी एक लिमिटेशन हुआ। बट जॉइंट में या फिर फिलेट जॉइंट में हम लोग वेल्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा खामी इसका माना जाता है। इसे भी नोट डाउन करिए। द मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, the most of the resistance welding process type of joint is limited to lap joint configuration. यहाँ तक क्लियर? The most of the resistance welding process type of joint is limited to the lap joint configuration. ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। एक और लिमिटेशंस इसमें जो काफ़ी नोट किया जाता है या फिर कहीं जगह कई किताबों में लिखा जाता है, वो भी अगर आप लोग नोट कर ले तो सही रहेगा। स्पेशल सरफेस ट्रीटमेंट यहाँ पे करना रहता है वेल्डिंग से पहले।
सरफेस को क्लीन वगैरह, या फिर वो और भी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। इन डेप्थ या इस पॉइंट के नहीं जाना है हमें। स्पेशल सरफेस ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर वेल्डिंग। स्पेशल सरफेस treatment special surface treatment is required before welding। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस के। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग या फिर स्पॉट वेल्डिंग। तो इन सब को रब करिए और सब हेडिंग डालिए स्पॉट वेल्डिंग। अभी हम लोग क्या चालू करने वाले हैं? स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। बट स्पॉट वेल्डिंग चालू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, चलिए सबसे पहले तो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसका डायग्राम वगैरह। पहले डिफाइन कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर उसे समझेंगे, क्योंकि समझाने में कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है, सही से डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो पहले लिखिए, इन रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग की हम लोग बात करें, सबसे पहले क्या किया जाता है? सीट आर केप्ट इन लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। सीट्स को, दो सीट जिसे हम लोग को वेल्ड करना है, उस सीट्स को हमें किस कॉन्फ़िगरेशन में रखा जाता है? सबसे पहले लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। इन रेजिस्टेंस spot welding, in resistance spot welding, at first the seats are kept in lap joint configuration and then उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जिनको वेल्ड करना है उसे लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में पहले तो रखते हैं। उसके बाद क्लैंपिंग प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सीट, और क्लैंपिंग प्रेशर अप्लाइड किया जाता है सीट पे, किसके थ्रू? थ्रू द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को थ्रू, सो डैट इलेक्ट्रोड्स indent into the seat metal and then there is no gap at electrode seat interference। यहाँ तक समझ में आ गया?
प्रेशर अप्लाई किया जाता है क्योंकि कोई भी गैप हमारा लेफ्ट नहीं रह जाए। ठीक है, अगर गैप लेफ्ट रह जाएगा तो स्पार्क जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। एंड देन क्लैंपिंग प्रेशर इज अप्लाइड, and then clamping pressure is applied, and then clamping pressure is applied on the seat through the electrode so that there is no air gap at electrode seat interference, and then high ampere welding current is supplied, and then high ampere welding current is supplied. जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू विच resistance heating occurs at interference, due to which resistance heating occurs at the इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे हीटिंग ड्यू टू विच रेजिस्टेंस हीटिंग अकर्स एट द इंटरफेस। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब इसे एक बार शुरू से लास्ट तक पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग की बात करें हम लोग, इन रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, एट फर्स्ट सीट को हम लोग किस कॉन्फ़िगरेशन में देते हैं, लैप जॉइंट के कॉन्फ़िगरेशन में, एंड देन क्लैंपिंग प्रेशर इज अप्लाइड। उसके बाद हम लोग क्लैंपिंग प्रेशर अप्लाइड करते हैं इन द सीट थ्रू द इलेक्ट्रोड। क्लैंपिंग प्रेशर किसके द्वारा अप्लाइड किया जाता है, इलेक्ट्रोड के द्वारा। ठीक है, सो दैट देयर इज नो एयर गैप। प्रेशर क्यों हम लोग अप्लाइड करते हैं, एयर गैप को हटाने के लिए। नो एयर गैप एट इलेक्ट्रोड सीट इंटरफेरेंस, किन किन के बीच में हमारा एयर गैप नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोड और सीट इंटरफेरेंस के बीच में। एंड देन हाई एम्पियर वेल्डिंग करंट इज सप्लाइड। जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रोड हमारा एयर गैप हम हट चुका है, उसके बाद हम लोग करंट सप्लाई पास करते हैं। ठीक है, अगर और इस करंट सप्लाई के चलते क्या होता है, ड्यू टू विच रेजिस्टेंस हीटिंग अकर्स एट द इंटरफेरेंस। यहाँ तक क्लियर? सभी को यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अब इस पॉइंट को रब करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। जब सफिशिएंट हीटिंग हो जाता है, उसके बाद करंट सप्लाई हम लोग काट लेते हैं, करंट सप्लाई करना बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करना, इंक्रीज करना चालू करते हैं। फॉर्जिंग प्रेशर तक हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। फॉर्जिंग प्रेशर तक क्यों इंक्रीज करते हैं, सो दैट वेल्डमेंट इज अचीव्ड इन फॉर्म ऑफ वेल्ड नॉचेट। वेल्डमेंट हमारा अचीव्ड हो
ठीक है, वेल्ड नगेट के फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। Once sufficient heating is done, once sufficient heating is done, then current supplied is stopped। ठीक है, जैसे ही हमें ये मालूम होता है कि सफिशिएंट हीटिंग हमने अचीव कर लिया है, तो करंट सप्लाई हम लोग स्टॉप कर देते हैं। करंट सप्लाई इज स्टॉप। उसके बाद हम लोग क्या इंक्रीज करने लगते हैं, करंट को बंद करके हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। करंट सप्लाई इज स्टॉप, देन प्रेशर इज further increased, then pressure is further increased। प्रेशर को हम लोग कहाँ तक इंक्रीज करते हैं, फॉर्जिंग प्रेशर तक, इंक्रीज्ड टू फॉर्जिंग प्रेशर, so that weldment is achieved। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का डायग्राम जो मैंने अभी बताया है, डायग्राम बनाएंगे और आगे हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से देखिए, काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ये हमारा वर्क पीस है जिससे हमें ज्वाइंट करना है। ठीक है, और इससे क्या हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम आएगा। यहाँ से हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से हम लोग करंट सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर बात करें ग्राफ की, ग्राफ कुछ इस तरह हमारा आ जाती है। अगर हम लोग अब बात करें ग्राफ की, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार
मिल जाएगा हमें प्रेशर ये और करंट दोनों को हम लोग एक एक्सिस पे दिखा रहे हैं। इस एक्सिस पे हमारा प्रेशर और करंट दोनों रहता है, और इस एक्सिस पे हमारा टाइम। ठीक है, तो पहले तो प्रेशर की बात करें तो शुरुआत में धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं टाइम के साथ, और हम लोग पहुंच जाते हैं क्लैंपिंग प्रेशर के पास। ये प्रेशर हमारा कौन सा रहता है? ये प्रेशर हमारा क्लैंपिंग प्रेशर है। फिर इस प्रेशर से इंक्रीज होते हैं, हम लोग इंक्रीज करते हैं, और हम कहाँ पहुंच जाते हैं? फॉर्जिंग प्रेशर के पास। उसके बाद हम लोग डिक्रीज उसके बाद हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेल्ड करते हो जाता है हमारा वेल्ड। इस प्रेशर की बात करें तो ये कौन सी प्रेशर है हमारे पास अवेलेबल? क्लैंपिंग प्रेशर। क्लैंपिंग प्रेशर। यहाँ की बात करें फोर्जिंग प्रेशर। फोर्जिंग प्रेशर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम करंट की बात करें तो वेल्ड करंट ऑलमोस्ट कुछ ऐसा रहता है, बहुत हाई रहता है, और पोस्ट वेल्ड करंट कुछ ऐसा रहता है टाइम के साथ। ठीक है, वेल्डिंग करंट हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार रहता है, वेल्ड करंट, और ये हमारे पास क्या रहता है? पोस्ट वेल्ड करंट। पोस्ट वेल्ड करंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर? ये टाइम के साथ तो ये ग्राफ मैं समझाना चाह रहा था, इसलिए पहले मैंने आप लोग को नोट्स बताई। ये वेल्ड क्लैंपिंग प्रेशर क्या होता है, फोर्जिंग प्रेशर क्या होता है, वेल्ड करंट और वेल्ड, उसके बाद जब हम लोग करंट हटा लेते हैं तब करंट कहाँ पे आ जाता है। ये सब कुछ यहाँ से समझ में आ रहा होगा क्लियरली। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताएं, कमेंट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर एक पॉइंट और बात करें, हम लोग एक पॉइंट और बात करें, हमारा शेप जो है, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ इलेक्ट्रोड, द वेल नटेड कैन बी सिलिंड्रिकल। वेल नटेड क्या हो सकता है हमारा? सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, और कोई भी जो शेप हमारा इलेक्ट्रोड का रहेगा वही शेप हमारा वेल नटेड का रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। depending upon the shape of electrode, upon the shape of electrode, the weld nugget can be cylindrical. The weld nugget can be cylindrical, spherical and
spherical and of various other shapes. various other shapes. यहाँ तक क्लियर सभी को? various other shapes, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर हमारा वेलनाडेट का शेप सिलिंड्रिकल है, मान लेते हैं। चलिए तब तक आप यहाँ नोट डाउन कीजिए इसे, और जस्ट एक सेकेंड में मैं आया। तो हम लोग बात कर रहे थे, अगर हमारा वेल डॉटेड का शेप सिलिंड्रिकल हो, उस कंडीशन में, अगर हमारा वेल डॉटेड का शेप सिलिंड्रिकल हो तो क्या हम लोग उससे निकाल सकते हैं कंक्लूजन। देखिए अभी पॉइंट को नोट डाउन करिए। इफ द वेल नटेड नजेट is cylindrical, if the weld nugget is cylindrical, if the weld nugget is cylindrical, अगर हमारे पास ये एक वेल्ड नजेट है और ये सिलिंड्रिकल है, तो ऐसे केस में हाइट ऑफ वेल्ड नजेट क्या होता है? हाइट ऑफ वेल्ड नजेट क्या होता है? हाइट ऑफ वेल्ड नजेट, हाइट ऑफ वेल्ड नजेट HN is equal to 2 into T माइनस इंडेंटेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन कितना है? परसेंटेज ऑफ द शीट थिकनेस के हिसाब से हम लोग इंडेंटेशन लेते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन इक्वल टू या फिर एच परसेंटेज ऑफ शीट थिकनेस, एच परसेंटेज ऑफ शीट थिकनेस। उसके बाद बात करें तो डायमीटर ऑफ नजेट, डायमीटर ऑफ नजेट
डायमीटर ऑफ नजेट क्या है, dn इक्वल टू डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, डायमीटर ऑफ नजेट इक्वल टू डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड डायमीटर नहीं दिया हुआ है, इफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इज नॉट गिवन, इफ इलेक्ट्रोड diameter is not given, if electrode diameter is not given, तब हम लोग डायमीटर क्या लेते हैं, dn इक्वल टू 6 अंडर रूट ऑफ टी। dn किसके बराबर होता है, 6 अंडर रूट ऑफ टी के बराबर। यहाँ तक सभी चीज़ क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एंगल पे कोई सजेशन या फिर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट करिए। इम्प्रूव करना है कुछ और तो भी कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करेंगे उससे मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे क्वालिटी और अच्छा जैसा आप लोग का सजेशन के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो अपना व्यू, अपना मत रखिए, और फिर हम लोग बात करेंगे। अभी इसका ऑलमोस्ट कंक्लूजन पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ ही चुके हैं। एक दो पॉइंट और हम लोग लिख लें। अगर सीट डिफरेंट थिकनेस का हो तो क्या करेंगे, अगर सीट डिफरेंट थिकनेस का हो तो क्या करेंगे, अगर सीट हमारे पास डिफरेंट थिकनेस का हो तो हम लोग क्या करेंगे, if seat of different thickness, then इन सारे पे अलग वीडियो न्यूमेरिकल का आने वाला है। T1 प्लस T2/2, T हमारा क्या रह जाएगा, T1 प्लस T2/2। ठीक है, इस T से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। इस T से डायमीटर निकाल सकते हैं, डायमीटर ऑफ द नजेट, हाइट ऑफ द नजेट, सब कुछ निकल सकता है। और T कैसे निकालेंगे, T इक्वल टू T1 प्लस T2/2। यहाँ तक क्लियर। चलिए एक पॉइंट और लिखिए, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया जाता है, कॉपर इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज यूज्ड। पॉइंट बना के लिखिए, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड इज, थोड़ा सा हैंड राइटिंग से मैनेज करिएगा, उतना कंसीडर नहीं करिएगा, कंसेप्ट डिलीवरी पे ध्यान दीजिएगा। कॉपर इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर हम लोग का इसमें क्या रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। हाई करंट, करंट हम लोग का क्या रहता है, हाई करंट इज यूज्ड अप टू 10,000 एम्पियर। ठीक है, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इंटरफेरेंस बिटवीन द टू गैप, इंटरफेरेंस बिटवीन द टू सीट
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर गैप, कुछ ना कुछ तो एयर गैप रह ही जाएगा ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब लास्ट में हम लोग एप्लीकेशन की बात कर लें, ठीक है। लास्ट में हम लोग एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। आखिर स्पॉट वेल्डिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो ये क्लियर मैंने कर दिया था कि स्पॉट वेल्डिंग को हम लोग मेनली लैप जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं, बट लैप जॉइंट में ही थिन शीट, ठीक है, थिन शीट जो कि ऑटोमोबाइल और रेफ्रिजरेटर बॉडीज में यूज़ में आते हैं, और या फिर जिन ऑटोमोबाइल इंजन्स में जो हाई क्वालिटी थिन शीट हम लोग यूज़ करते हैं उनका प्रोडक्शन स्पॉट वेल्डिंग से किया जाता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एप्लीकेशन को नोट डाउन करिए। स्पॉट वेल्डिंग इज मेनली यूज्ड फॉर spot welding is mainly used for spot welding is mainly used for lap welding of thin sheet, lap welding of thin sheets particularly in the welding of automobile and refrigerator bodies and high quality work in automobile इंजन्स। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में अगर आपको आ गया तो स्पॉट वेल्डिंग आपको समझ में आ गया, अपने आप को मुबारकबाद कहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो स्पॉट वेल्डिंग हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चालू करने वाले हैं, उससे मैं बता देता हूँ जो आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। प्रोजेक्शन वेल्डिंग और फिर सीम वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, बहुत सारे टाइप के वेल्डिंग्स हैं। अभी थोड़ा और बस अब जो मेन है छोटा छोटा है, ठीक है। तो अब वेल्डिंग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिनिश करने में, बस आप लोग का थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा मीन्स कंसंट्रेशन हो के अपना वैल्यूबल टाइम समझ रहे हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी एग्जाम्स में आप लोग का वेल्डिंग से जो भी यहाँ टॉपिक लिया जा रहा है, वेल्डिंग ही नहीं, जो भी टॉपिक यहाँ मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उससे एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं कहीं पे जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक दें। तब तक के लिए धन्यवाद।